मलिक बोस्तान साहब, एक जो अहम चीज़ रही वो रुपया मुस्तहकम रहा पूरे साल, और उसी पर बात होती रही कि कम से कम जो बड़ी तब्दीलियां आ जाती थीं कीमतों के अंदर, वो इस वजह से नहीं आई। सर, सवाल ये है कि ये जो इस्तेहकाम है ये हकीकी है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आप इसको समझते हैं? अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है? हकीकी है। आप देखें 2 साल पहले डॉलर 340 से 400 और 500 की बातें हो रही थी, और अल्लाह का शुक्र आप 270 और 280 के दरमियान है, और अंडर वैल्यू है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। रीजन में देखें, इंडिया का रुपया 82 है, बांग्लादेश 95, अफगानिस्तान का 70 रुपये है। तो इसमें हमारा कसूर ये है कि हम अपने रुपये पे एतमाद नहीं करते। मजबूत रुपया मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। हमारे इस वक्त देखो 1.5 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं। 8 अरब डॉलर माना उनको तनख्वाह मिलती है। 3 से 4 अरब डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं, बाकी 4 अरब डॉलर वहीं दुबई में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, इधर उधर जो भी उनको जगह मिलती है जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमें उन्हें टारगेट करना है, IMF को या वर्ल्ड बैंक को, इनको हज़ारों को नहीं। इन्होंने तो आपसे कर्ज देना है और सूद लेना है। सूद आज आप इतने कलेक्शन कम है, सूद ज़्यादा हो चुका है। तो हम इन 8 अरब डॉलर जो हमारे वर्कर को मिलती है, अगर उनको हम एतमाद में ले लें, उनके प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करें, तो क्यों नहीं पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो उनको गुड गवर्नर की ज़रूरत। करप्शन देखो, कल औरंगजेब साहब ने कहा है हमें DNA चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत है। DNA चेंज करने की, क्योंकि पाकिस्तान के DNA में करप्शन का नासूर इतना रस बस चुका है कि हमें उससे हरामखोरों से, सूदखोरों से, और ये जो जितने भी लोग हैं पैसा बना के पैसा बना रहे हैं, और आम आदमी का काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान से दिल बर्दाश्त हो गए, दुबई की तरफ चले गए। तो हमें गुड गवर्नेंस लेके आनी है, एतमाद लेके आना है, और अपने ओवरसीज का पैसा पाकिस्तान लाना है। तो क्यों हमें 100 अरब डॉलर सालाना हमारे लोग तनख्वाह लेते हैं, उन्हें IMF की क्या ज़रूरत है? अगर हम उन्हें एतमाद में ले लेते हैं तो ये IMF के पैसे हम वापस कर सकते हैं। हमें उनकी मिन्नतें करनी चाहिए, ना कि IMF की और वर्ल्ड बैंक की, इन अदारों की मिन्नतें करनी चाहिए। और हम उनके तो आगे पलकें बिछाते हैं, अपने लोगों को हम ठुड्डे मारते हैं। इसी वजह से वो यहाँ से दिल बर्दाश्त बड़ी जो वजह से अभी फरमा रहे थे, जंग के हालात में कौन आके इन्वेस्टमेंट करेगा? हमें जब तक मुकम्मल जंगबंदी नहीं होती, सुलहनामा नहीं होता। हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े अच्छी बाहर जाके दौरा किया है, कामयाब दौरा है। पाकिस्तान का तनाई से निकाला है और इंडिया को तनाई की तरफ धकेल दिया है, और पाकिस्तान का बयानिया सुना जा रहा है, इंडिया के बयान को मुस्तरद किया जा रहा है। ठीक है मलिक साहब, साथ ही रहिएगा। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आपकी जानिब आने से पहले मुर्तज़ा राय से हम जान लेते हैं, नुमाइंदा हैं हमारे इस्लामाबाद में, कि जो आज बजट पेश किया जा रहा है, जो उसके अंदर अहदाफ रखे गए हैं, उस हवाले से उनके पास क्या खबरें हैं? मुर्तज़ा बताइएगा ज़रा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमज़ा। लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, जो कि कल इक़्तिसादी सर्वे की जो रिपोर्ट पेश की गई, जिस तरह अभी अनवर साहब और मलिक साहब बात कर रहे थे कि जहां जंग लगी हो वहां इन्वेस्टर कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो उस रिपोर्ट में ये बात लिखी हुई है कि जैसे पाकिस्तान ने ये जंग की इंडिया के साथ, और जिस तरह फतह हासिल की है, उसके बाद जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान में जो ट्रस्ट लेवल है वो अप हुआ है। तो ये एक अच्छी जो चीज़ थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आते हैं बजट की तरफ। तो 17,600 अरब रुपए का ये बजट है, इतना हुजम है इसका, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी आप देखेंगे कि बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर इस बार बोझ बढ़ाया जाएगा, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके टैक्स में कमी की जाएगी। अब आप जानते हैं कि हम IMF की छतरी के नीचे ये बजट हमने तैयार किया, और इस बार तो IMF की कड़ी शराइत थी, और उन्होंने ये भी साथ में शर्त आयद कर दी थी कि जो बजट है इसके अंदर ही ये तमाम तर शराइत जो है वो पूरी की जाएंगी। मिसाल के तौर पे जैसे हमारी जो टैक्स छूट है वो इस वक्त कोई 5,840 अरब रुपए की है। IMF ये कह रहा है कि इसी बजट के अंदर ही आपने ये तमाम किस्म की जो टैक्स छूट है वो ख़त्म करनी है। अब जब इतनी भारी टैक्स छूट ख़त्म की जाएगी तो कितनी मुश्किल पेश आएगी, उसमें कितने सेक्टर्स होंगे जिनकी टैक्स छूट ख़त्म की जाएगी। यहाँ तक कि जो हमने साबिक फाटा जिसका हमने इंतज़ाम कर दिया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसकी एक टैक्स छूट चलती आ रही थी, जो हैवी मशीनरी वहाँ पे इंस्टॉल हो रही थी, उस इलाके की तरक्की के लिए हमने एक टैक्स छूट दी हुई थी, और कई सालों से ये चलती आ रही है। अब ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि उस टैक्स छूट को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। फिर इसके अलावा आप सैलरी पेशा जो अफराद हैं, तनख्वाहदार तबका है, उस हवाले से आप सुनते आ रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं जी उसमें 10% इजाफे की तजवीज़ है, और जो 17 से 22 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 15% इजाफे की तजवीज़ है, और 1 ग्रेड से लेके जो 16 ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनका जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो 30% कर दिया जाएगा।
लेकिन अभी जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक कमेटी की मीटिंग हुई है, 6% इजाफे की तजवीज़ मंजूर भी कर ली है और अभी काबीना का इजलास जारी है, उसमें हतमी तौर पे वो फौरी तौर पे सामने आ जाएगा कि कितना इजाफा मंजूर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ IMF आपसे ये कह रहा है कि अगर आप जो तनख्वाहदार तबका है उसको आप उसके टैक्स में कमी करना चाहते हैं तो आप ये बता दें, कोई मुतबादल प्लान दे दें कि फिर आपके पास क्या है, क्या आप अपने अखराजात की कटौती करेंगे। तो वहाँ पर ये बात आगे नहीं बढ़ सकी थी, यानी इतनी मुश्किल पेश आई थी। तो इस बजट के अंदर भी ये तमाम तर मुश्किलात हैं, यानी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला है। हम इस वक्त थोड़े से खुश हो रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसके ऊपर जो टैक्स था उसको ख़त्म किया जा रहा है, और ये इसलिए ख़त्म किया जा रहा है कि जब प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर टैक्स लागू किया गया था तो उसकी वजह से जो हमारे सामने स्टैट्स हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर मुकम्मल तौर पे बैठ गया था, उसने ग्रो नहीं किया था। तो जब प्रॉपर्टी सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो हुकूमत को रेवेन्यू भी नहीं आएगा। तो ये एक वज़ीर आज़म ने दिलचस्पी ली और उन्होंने कहा कि हम प्रॉपर्टी सेक्टर को उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है मुर्तज़ा, आपने जो तफसीलात दी हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं, मजीद भी आपसे जानते रहेंगे जो अपडेट्स आती रहेंगी। मियां जाहिद हुसैन साहब, सारी गुफ्तगू भी आपने सुनी, जो अब अहदाफ रखे जा रहे हैं या फिर आज जो तजावीज़ होंगी वो भी हमें मुर्तज़ा ने बताई हैं। सर, जो कल बात की वज़ीर ख़जाना ने, वो कुछ कह रहे थे कि शायद मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की जानिब हम गामजन हैं और कुछ हद तक आ भी चुकी है। सर, आप उनसे मुत्तफ़िक हैं इस बात पर? बिल्कुल, देखें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो तो हमें नज़र आ रही है और हम उस फेज से गुजरे हैं। हमें खुद पता है कि आज से 2.5-3 साल पहले जो है मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट पे जा रहा था और हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन थी 38% थी, फिर 22% हुई। हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो तकरीबन $1.5 अरब थे, जो $13 अरब पे हैं। ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से हम देख रहे हैं और उस फेज से हम गुजरे हैं। और हमें पता है कि हमारी इंपोर्ट किस तरह से रुक गई थी, फिर उसके बाद ईज आउट भी हुई, फिर हमारा जो GDP है वो -2% था, अब 2.7 पर आ गया है। ये सारी चीज़ें जो है हम देख रहे हैं कि हम कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। आल्दो के जो गवर्नमेंट ने पिछले साल तखमीने लगाए थे, जो टारगेट फिक्स किए थे, तकरीबन 90% टारगेट्स जो है वो गवर्नमेंट ने मिस किए हैं और वो टारगेट पूरे नहीं किए। लेकिन अगर हम पास्ट को देखें तो उससे यकीनन हम अगर जो अब हम 11% उसमें मार्कअप रेट के ऊपर हैं, पहले 22% पे थे, तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट काफ़ी आई है, कंसोलिडेशन की तरफ आई है और प्रोग्रेस की तरफ हम जा रहे हैं। ये नहीं कि हम बिल्कुल कोई तरक्की नहीं हुई हमारे मुल्क में, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई है और बहुत सारी चीज़ों में अभी गुंजाइश मौजूद है। और अब ये जो साल आ रहा है इसमें मैं समझता हूँ कि अगर हम 1-2 फैसले अगर अपने दुरुस्त कर गए तो फिर हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी। फिर यह है कि हम एक फातेह कौम है। अभी बात हो रही थी इन्वेस्टमेंट की कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का कल्चर कैसे आएगा कि जिस मुल्क में लड़ाई या जंग का खतरा हो, तो इंडिया में भी वही खतरा मौजूद है। इंडिया पिछले 50 साल से जो 6-7% के ऊपर ग्रो कर रहा था, तो वहाँ इस तरह के खतरात नहीं थे। अब इंडिया ने खुद दावत दे दिया है, खुद वो जंग की बातें कर करके उसने अपने आप को वल्नरेबल साबित कर दिया है। उसने अपने यहाँ से सियाहत को या टूरिस्ट को भगा दिया है ये बातें करके। तो पाकिस्तान और वो जो है वो एक बराबर हो गए हैं। अब पाकिस्तान जो है उससे कहीं पीछे नहीं है। अब अगर इंडिया को तरक्की करनी है तो उसको इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान भी उसी पेस और उसी रफ्तार से तरक्की करे। ये नहीं हो सकता कि अब यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही हो या जंग हो रही हो और इंडिया में अमन अमान हो, ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा अब ये तो एक पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी स्टोरी है। दूसरी तरफ ये है कि अब हमें इस वक्त इस तरफ पेशकदमी करनी है, वो ये है कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, और वो स्पेस कैसे आएगी? वो हमें 1000 अरब रुपए हमारे जो SOEs हैं वो हर साल साइफन करते हैं, वो नुकसान करते हैं। 80 इदारे हैं जो नुकसान करते हैं। हमें इन इदारों को प्राइवेटाइज करना होगा, तो हमारे वहाँ से हमें स्पेस मिलेगी। इसी तरीके से बिजली के शोबे में 1000 अरब रुपए का हम लॉस करते हैं, जिसमें लाइन लॉसेस भी हैं, जिसमें बिजली चोरी भी है, नॉन पेमेंट भी है। उसमें से भी हमें स्पेस मिलेगी। ये चीज़ें हमें एड्रेस करनी है। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी अगर ठीक हो जाएगी तो हम वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव होंगे तो हमारा जो 28 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है वो खत्म होगा। बात यह है कि 38 बिलियन, अभी बात ये हो रही थी कि जी पाकिस्तान लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैं इस थ्योरी से एग्री नहीं करता। लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं और वहां से $38 बिलियन हमें भेज रहे हैं। और 38 अभी $100 बिलियन की बात हो रही थी, तो $100 बिलियन
बिलियन को अगर आप मान लें यार्ड स्टिक, तो 38 तो आ रहा है हमारे मुल्क में, 1/3 से ज्यादा आ रहा है। तो बात यह है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, बहुत सारे मसल्स मौजूद हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि हम अपनी इंडस्ट्री को, अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसको हम ठीक कर दें, उसको एनवायरनमेंट दे दें, उसको कंडीसिव एनवायरनमेंट दे दें, उसको 108वें नंबर पे है हम दुनिया में, उसको हम ठीक कर लें, ये चीजें हम ठीक कर लें, तो हमारे यहाँ माइंस एंड मिनरल है, हमारे यहाँ मार्बल के 325 अरब टन के जखायर हमारे पास मौजूद है, हमारे पास सीमेंट बनाने के लिए चूना इतनी वाफर मिकदार में मौजूद है कि हम पूरी दुनिया को सीमेंट सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम तकरीबन 1100 अरब रुपए का सालाना लॉस करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल में, 3000 अरब रुपए का हम लॉस करते हैं डेयरी में। ये चीजें जो है हमें इनको फाइन ट्यून करने की जरूरत है, ताकि हमारा वो 3000 अरब रुपए का लॉस ना हो, 1100 अरब रुपए का फ्रूट एंड वेजिटेबल में लॉस ना हो। तो आप अंदाजा लगा लें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अपनी जो क्वायरिंग करते हैं मार्बल की, उसमें 60% मार्बल जो है वो हम किरचियां बना देते हैं, उसमें हमारी ओल्ड टेक्निक्स है, अगर वो हम ठीक कर लें तो उसमें हमें तकरीबन 5-6 अरब 7 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं।